Assalamu alaikum, good morning everyone. I welcome you in today's show of Mr. Sabi Azhar's YouTube channel, my master cricket coach. और सबसे पहले कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और आप क्वालिटी कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सब कैसे मिजाज हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिजवान। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स का कि पिछली दो वीडियोस बड़ी लाइक की उन्होंने, थोड़ा डिफरेंट आइडिया था। तो आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इस तरह का जो है ना कोई आपको एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर आपसे क्रिकेट की बात की जाए। सही बात। तो अगर आपने ये पसंद किया तो इंशाल्लाह हम आगे वाले वीडियोस के अंदर भी तो इस तरह का कुछ ना कुछ, कभी लंच पे या कभी किसी भी कोई भी ऐसा बैठ के तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर क्रिकेट की बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है जी। तो सही ना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ना, ਖਵਾ के ਇੱਥੇ वीडियो बनावांगे। यू पीपल रियली लाइक्ड इट। उस दिन नाश्ते पे ज़रा हमने गपशप की थी, तो उस तरह के जो सिलसिले हैं वो चलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो सभी भाई, पहले तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ पे 2-3 मिनट बात करते हैं। कल इस सीरीज़ का आखिरी मैच और फाइनल मैच, डिसाइडर, दोनों में से जो जीतेगा वो सीरीज़ भी जीत जाएगा। तो एट द मोमेंट तो जाहिर है कि मोमेंटम तो इंग्लैंड के साथ है। मौसम भाई का पता नहीं, लेकिन मोमेंटम इंग्लैंड के साथ है, क्योंकि जिस तरह वो मैच वहाँ से एक हारा हुआ मैच वो जीते हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। तो मज़ीद आप क्या उस पर कहना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया वैसे ठीक है, पैचेस में बीच में अच्छा खेल रहा है, लेकिन इतना शेकिएस्ट मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया के साथ एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि उनका पास्ट बड़ा बेहतरीन रहा है। देखिए, पहली बात तो जो सेकंड मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। हाँ। तो एक स्टेज पे तो लग रहा था कि शायद 2-0 से ये ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। हाँ। और इंग्लैंड काफ़ी अरसे के बाद अपनी होम सीरीज हार जाएगा। सही बात। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्रेडिट जो है वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बुरा खेला, लेकिन क्रेडिट आप इंग्लैंड की टीम को भी दें, इंग्लैंड के कप्तान को भी दें। हाँ। इतनी अच्छी कप्तानी की और इतना अच्छा उस वक्त प्रेशर बिल्ड किया उन्होंने कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को फिर मौका ही नहीं मिला कि वो दोबारा कोई ऐसी पार्टनरशिप लगा सके कि जो एक बड़ा छोटा टोटल था। 231 को इतना बड़ा स्कोर नहीं था। फिर जिस तरह की उनकी पार्टनरशिप लग गई थी फिंच की और कौन सी, फिंच और लबुशेन की, ठीक है, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा था कि शायद इंग्लैंड कम बैक करे। लेकिन इंग्लैंड के जो बॉलर्स ने, आर्चर, वोक्स, करन, और इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की और इतना प्रेशर बिल्ड किया है। और सबसे अच्छी बात है कि जब प्रेशर बिल्ड हुआ है उस प्रेशर को फिर उन्होंने फिनिश किया, सस्टेन भी किया, फिनिश हाँ। किया। अब जो कल वाला मैच है, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। एक तो जाहिर है कि जीत का प्रेशर होगा, फिर जो दूसरा प्रेशर है कि अब टीम कम्बिनेशन क्या खिलाया जाए, टीम का बैटिंग ऑर्डर कैसे सेट किया जाए। आई होप कि स्मिथ वापस आ जाए। स्मिथ आएगा तो नंबर 3 की उनकी पोजीशन वो खेलेगा। फिर आप उसकी जगह किसकी जगह उसको खिलाएंगे? बॉलिंग में जैसे कमिंग्स को इतना ज़्यादा स्कोर पड़ गया कि कमिंग्स जो है वो उसकी जगह कोई रिचर्डसन को खिलाएंगे या किसको खिलाएंगे। तो अब थोड़ा सा प्रेशर जो है वो डेफिनेटली फिर मिडिल ऑर्डर को कैसे जो है ना वो किया जाए कि वो थोड़ा स्कोर करे। पहले टेस्ट मैच में ज़ाहिर है उन्होंने अच्छा स्कोर किया है मैक्सवेल ने, लेकिन अब जो पिछला मैच खेले हैं तो वो इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी जल्दी उसको भूल जाए। मैक्सवेल तो ऐसे ही महसूस होता है, चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। कोई मैच जिसमें खड़े होते हैं तो मैच मतलब इम्पॉसिबल सूरत हाल से जितवा देते हैं, और कई जहाँ पे उनकी बिल्कुल थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है उसमें भी कभी कभी वो फेल हो जाते हैं। अब पिछले मैच में वो कर देते 30-35, तो इतनी रिक्वायर्ड थे। तो ये ऐसे प्लेयर्स का क्या किया जाए कि मैच विनर भी होते हैं लेकिन रिस्की भी होते हैं। देखिए, अब इतना प्रेशर मैंने पहली दफ़ा देखा है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को। हाँ। कि बिल्कुल मुझे लग रहा था जैसे सीधे सीधे बॉलों पे आउट हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, बिल्कुल न फीट मूवमेंट, कोई खड़े खड़े मतलब उनकी बॉडी नहीं चल रही थी। सही बात। तो अब ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया को जो है ना बहुत बड़ा कंसर्न है, नॉट कल के मैच के लिए, आगे आने वाली जो सीरीज़ है उनकी, जो होम अब सीरीज आएंगी विंटर में उनके समर में, तो उसके लिए भी अब बहुत ज़्यादा इनके लिए जो है ना एरिया ऑफ कंसर्न है। तो अब उनके ऊपर इनको काम करना है। अब कोई इतने यही प्लेयरों ने खेलना है, इन्हीं प्लेयरों ने आगे जाके भी जो सीरीज़ आएंगी, मार्श है या शॉन मार्श अभी नहीं आया हुआ या वो नहीं खेल रहा,
या स्टोनस है या लबुशैन है, तो इन्हीं के ऊपर वो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। और सबसे जो इस वक्त कंसर्न है वो उनकी ओपनिंग पेयर है। देखे वार्नर को इतना लंबा मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो इतना लंबा जो है ना उसका बैड पैच आ गया हो। तो अब कल सजेशन तो यही मैं दे सकता हूँ कि कोई ऐसा ओपनर भेज दें कि जो आर्चर पे अटैक कर दे। ठीक है, आर्चर की मिथ तोड़ने के लिए बेस्ट मेरा ख्याल है यही है। अब उसके लिए इनके पास आइडियल प्लेयर है वो वेड है। ठीक है, ये वेड को ले आए अंदर और उसके साथ ओपन करा के और उसको खुला छोड़ दें। उसे कहा प्ले योर गेम, तुम T10 खेलो, T20 खेलो, तुम 50 ओवर खेलो, आर्चर को जो है ना तुमने, ठीक है, क्योंकि देखिए आर्चर ने जो भी स्पेल किया और जो ओपनिंग स्पेल था, हेलमेट पे गेंद मारा है, पसलियों में गेंद मारा है, ठीक है, जानदार उसने बॉलिंग की है, तो उसका तोड़ इनको अब निकालना है इस मैच के अंदर। सही है, ठीक है जी। अब देखते हैं सीरीज डिसाइडर, खैर कल है वो मैच, उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन कल भी करेंगे। सभी भाई, वाकया हम ऑफ द एयर भी मैं आपसे पूछना डिस्कशन हो रही थी, शुएब अख्तर जो अपनी बुक में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो मैं अब चाहूँगा कि आपकी जो ऑडियंस है उनको भी ये सुनने को मिले कि जो उनका मैच था शुएब अख्तर का डेब्यू टेस्ट मैच, तो कप्तान थे तब के वसीम अकरम, तो वो रेजिस्टेंस ज़रा शो कर रहे थे कि वो नहीं खेलेगा। तो अपनी किताब में भी शुएब अख्तर ने उसकी वजह से डिटेल बताई है, तो ज़रा बताइए ना अपने नाज़रीन को क्या था वो वाक़या। देखिए वो तो वाक़या, क्योंकि मैं तो उसका आई विटनेस हूँ। हाँ, ठीक है, ये टेस्ट मैच था जब पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ था और शुएब अख्तर पिक हुआ पहली दफ़ा, तो ज़ाहिर है कि मेरे साथ ही खेलता हुआ आ रहा था, मेरे साथ ही हम इकट्ठे ही थे, तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि इसका पहला डेब्यू मैच है, पहला टेस्ट मैच है। तो उस वक्त चीफ सेलेक्टर जो थे वो सलीम अल्ताफ़ साहब थे और चीफ एग्जेक्टिव जो थे वो माजिद खान साहब थे। सही है। तो सुबह का टाइम था, जब तकरीबन 9 सवा 9 बजे का टाइम था, 9 बजे का शायद टाइम था, तो मैं तो अर्ली चला गया हुआ था ग्राउंड में। तो टीम अंदर ट्रेनिंग कर रही थी, तो सलीम अल्ताफ़ साहब ने वसीम अकरम साहब को बुलाया कि वसीम इधर आ। जब वो आया उन्हें कहा यार कि देख लो ये टीम है। उसने जब टीम पढ़ी है उसने कहा नहीं ये शुएब नूर मैं नहीं खिलाना, इसको मैंने नहीं खिलाना है। तो काफ़ी जो है ना उनकी उधर हार्ट टॉक हुई। उसने कहा नहीं ये तो किसी सूरत में मैंने इसको खिलाना ही नहीं है, या खेलेगा तो फिर मैं नहीं खेलूँगा। ठीक है, आई डोंट नो उस वक्त क्या रीज़न थी या कुछ था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, जब वो उसने उसके बाद वो फिर दोबारा अपनी वार्म अप के लिए चला गया, तो उसमें उन्होंने जो है ना सलीम अल्ताफ़ साहब ने ना फ़ोन मिलाया, ठीक है, और मेरा ख्याल है माजिद खान साहब से उन्होंने उनको किया। अब वो ऐसा ऐसा ना ऐसे वॉक करके, उसको पुराना हमारा ये पवेलियन होता था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, तो अब वो गए, अब वो उनको बता रहे हैं कि जी वो नहीं मान रहा है और वो कह रहा है कि नहीं इसको मैंने नहीं खिलाना है, अगर ये खेलेगा तो फिर मैं नहीं खेलूँगा, तो आप बताएं क्या करें। अब ज़ाहिर है कि उधर की बात तो मुझे मैं नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने जो भी कहा उन्होंने कहा कि नहीं ये खेलेगा। फिर वापस दोबारा आए, फिर वसीम को बुलाया, तो वसीम अकरम को कहा कि देखिए इसने खेलना ही खेलना है, इसको तुम बस ये खेलेगा और ये टीम है। तो उसने फिर काफ़ी जो है ना फिर दोबारा मतलब हार्ट टॉक हुई, मतलब काफ़ी बहस मुबासा, बड़ा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में शाउट उसने शुरू कर दिया। उस वक्त ज़ाहिर इतना क्राउड तो सुबह सुबह नहीं होता है, तो जो भी लोग खड़े थे उन्होंने एकदम से देखा ये क्या बात हो रही है। तो फिर दोबारा वो सलीम अल्ताफ़ साहब अंदर गए, मतलब कॉरिडोर के अंदर फ़ोन मिलाया कि एमजे वो नहीं बांध रहा है, तो अब क्या किया जाए। ठीक है, अब जो भी एमजे साहब ने कहा, हाँ ठीक है, एमजे माजिद खान साहब ने, अब जब वो दोबारा वापस आए उनको वसीम को बुलाया, वसीम ने कहा कि वसीम अकरम ने कहा कि नहीं जो है ना नहीं मैंने बॉबी, सलीम अल्ताफ़ साहब को बॉबी कहते थे, उनका निक नेम था, तो बॉबी मैं इन्हों नहीं खिलाना, आप जो मर्ज़ी कर ले। उन्होंने कहा अच्छा वसीम तुमने नहीं खिलाना है तो ये तो खेलेगा, ठीक है, आप मोइन खान को बुलाएं कि वो जाए और टॉस करे। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर तू खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो, ये खेलेगा। ठीक है, तो उस वक्त फिर जो है ना वसीम अकरम 1 सेकंड 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे सोचता रहा, फिर गुस्से से जो है ना टीम उसके हाथ से ली और जो मुंह में आता था बोलता हुआ वो चला गया। तो ये जो था ये शुएब अख्तर का पहले टेस्ट मैच में अंदर आने का ये मेरी आंखों देखा हाल था। तो क्या रीज़न नहीं पता चली क्या, व्हाट कुड बी द रीज़न?
रीज़न्स बेशुमार हो सकती हैं। देखिए क्योंकि नहीं, मेरा ख्याल है उस वक्त इनका राज था, तो ये अपने से ज़्यादा स्पीड वाला बॉलर शायद नहीं आना देते थे, या कोई भी रीज़न तो कुछ ऐसे ही लग रहा था उस वक्त। ये नहीं पता कि दिल में क्या था, लेकिन शायद मुझे तो लगता है कि यही था कि ये आएगा तो ये जब एक्सप्रेस पेस निकालेगा तो जाहिर है कि फिर एक वकार और वसीम के मुकाबले का एक बॉलर तो आ जाएगा ना दुनिया की क्रिकेट के अंदर। उसके बाद जो एक और इंसिडेंट वो क्या हुआ, जब लंच टाइम हुआ, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ग्रिल लगी हुई थी, तो मैं उसके नीचे खड़ा हुआ था, तो लंच टाइम तक शुएब अख्तर को बॉलिंग नहीं कराई। अच्छा, ठीक है। अब शुएब अख्तर टीम अंदर आ रही है, साथ ऐसे स्टेयर्स हैं, ऊपर पवेलियन के अंदर चले गए। अब जब वो आए तो शुएब अख्तर ने मुझे देखा, वो सीधा ही मेरे पास आ गया, ठीक है। तो मुझे आके ना थोड़ा सा उसकी आंखों में नमी थी, और थोड़ा सा वो ऐसे था, हालांकि इतना नहीं है, लेकिन वो जाहिर है कि पहला टेस्ट मैच था, उसको यंग एक नौजवान लड़का था, तो उसने मुझे कहा कि पायन बड़ियाँ गालां पै रही ने अंदर। तो मैं कहा शायद कोई गल नहीं, बड़ा दिल रख, तू तो बड़ा बड़ा स्टार है, तो जा जिस टाइम बॉलिंग आएगी फिर उसका जवाब हूँ तू देना वे अंदर। अब इसका जवाब तुमने देना है, ठीक है। जो कोई कुछ कह रहा है फॉरगेट इट, कान बंद कर लो बस, और जस्ट प्ले, और बस आप निकालो। तो उसने पहले इनिंग में 2 आउट किए थे, और बड़ी लेट जाके इसको बॉलिंग कराई थी। मेरा ख्याल है 40-50 ओवर हो चुके हुए थे। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो एक हुआ था। चलो दैट्स नाइस। आई होप यू पीपल, मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप शुएब अख्तर के तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे आंखों देखे वाकयात हैं, वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहूँगा। हाँ, 1 बाय 1 कभी वो शेयर होते रहेंगे। शादाब खान ज़्यादा कह रहे हैं जी, फास्ट बॉलर के लिए एक वीक का क्या शेड्यूल होना चाहिए, डाइट का एंड डाइट का कि ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग एंड डाइट का तो खैर वो आप ट्रेनिंग का बता दीजिए आप। ट्रेनिंग का देखिए 3-4 ऐसे एरियाज़ होते हैं कि फ़ास्ट बॉलर के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने एक शेड्यूल बना लेना है कि डे 1, डे 2, डे 3, बीच में एक दिन आपने रेस्ट करना है, 6 दिन आपने जो है ना वो ट्रेनिंग करनी है। उसमें से 2 दिन आप रख लें कि आपने जिम ट्रेनिंग करनी है, जिसको कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सही है। एक दिन आप रख लें, कोई भी स्टार्ट करें, एक दिन आप रखें स्ट्रेंथ का, फिर आप एक दिन रखें एंडोरेंस का, आप स्प्रिंट्स लगाएं, आप लॉन्ग रनिंग करें, ठीक है, एक दिन वो रख लें। एक दिन जो कोर है, जो आपका स्टमक है, आपकी जो ये ग्लूट्स हैं, आपकी जो लेग्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किसी भी फास्ट बॉलर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका स्टमक है ये बिल्कुल रॉक हार्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि जो इंजरीज़ होती हैं, आपके ये ग्रोइंग उड़ती है, आपकी ये जो साइड स्ट्रेन आती है, ये क्यों? कि अगर आपका स्टमक कमज़ोर है एज ए फास्ट बॉलर, क्योंकि जब एनर्जी ज़रूरत होती है तो ये आपको यहाँ से मिलती है, इस स्टमक से। स्टमक के भी जो है ये 4 पार्ट है, अपर है, साइड है एंड लोअर है। ये तीनों की आप चारों की एक्सरसाइज करनी है, और ये पूरा कोर एक्सरसाइजेज का एक सेट है जो कि आपने हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लाजमी करना है। सही है। आपने अपनी एंडोरेंस और जो भी आपने चीज़ें करनी है उसको 2 दिन आपने देने हैं। आपने अगर लॉन्ग रनिंग करनी है, स्प्रिंट्स करनी है, आप 2 दिन करें, 2 दिन जिम करें, 2 दिन आप कोर करें, तो आपके जो है ये एक पूरा सेट बन सकता है। सही। और डाइट का जो है, डाइट का नौजवान आदमी है अगर आप, तो आप जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन आप ये जो अपना ट्रेनिंग का शेड्यूल, फिर आपका बॉलिंग का शेड्यूल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन आपने जिम किया हुआ है उस दिन आप सिर्फ बॉलिंग मत करें। अगर आप सुबह के टाइम करते हैं अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, तो शाम को आप नेट करें, और नेट की जो डिफरेंट है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। ठीक है जी। अंशुमान सिंह कह रहे हैं अब्दुल रज़ाक के हवाले से पूछें कि उस तरह का क्वालिटी ऑलराउंडर आप पाकिस्तान क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा? बिल्कुल, ये बड़ा पाकिस्तान का एरिया ऑफ कंसर्न है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हुए हैं। काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अब प्लेयर तभी बनता है कि जब वो खेलता है, और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई एक सीरीज़ पूरी खेलेगा या एक पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, तभी आपको पता चलेगा। फ़हीम अशरफ है, आमिर यामीन है, हमाद आज़म है, काफ़ी सारे ऐसे ऑलराउंडर्स हैं। स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हमारे पास हैं, जैसे हमाद खेल रहा है,
मोहम्मद नवाज है अभी, वो भी पीछे लाइन में लगा हुआ है, वो आ सकता है। तो जब तक आप देखें, ये मैनेजमेंट पे, चीफ सेलेक्टर पे और कोचेस के ऊपर है। हाँ जी। और पाकिस्तान को इस वक्त हर फॉर्मेट में, टेस्ट मैच में देखें आपको एक ऑलराउंडर की ज़रूरत महसूस हो रही थी। T20 वनडे में यू रिक्वायर्ड, अब आपके पास दुनिया में उठा के देख लें, हर टीम में एक ना एक क्वालिटी का ऑलराउंडर है। पाकिस्तान के पास वो मिसिंग है। बिल्कुल सही बात है जी, पाकिस्तान के पास मिसिंग है। और दुनिया की टीमों में तो कई दो भी हैं, कई उससे भी ज़्यादा। अब इंग्लैंड की आप देख लें कितनी कहाँ तक बैटिंग लाइनअप जा रही है। गंगा सिंह सब कह रहे हैं जी, अगर शादाब को सपोर्ट मिले जडेजा की तरह तो नेक्स्ट 10 मैचेस कंटिन्यूसली खेले, डोंट यू थिंक वो एसेट बन सकता है टेस्ट मैच में? बिल्कुल बन सकता है, इज़ वेरी टैलेंटेड। और बॉलिंग के अंदर अब वो सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए थोड़ा सा उसको रिक्वायर्ड है, लेकिन जो लेग स्पिनर होता है, जब तक उसको कप्तान की और सेलेक्टर्स की या मैनेजमेंट की, कोच की सपोर्ट ना हो तो वो फिर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता। ठीक है, जब आप यासिर शाह का भी अर्ली ऑन निकालें तो उसको खिलाया सैयद अजमल था उससे पहले, अब्दुल रहमान था उससे पहले, तो शादाब में ये सारी क्वालिटी है कि ये तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान के खेल सकता है। तो शादाब खान को बिल्कुल, ये इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर मैनेजमेंट की, कप्तान की उसको सपोर्ट हो तो शादाब टेस्ट बॉलर भी बन सकता है। सही है जी। और आज का आखिरी सवाल रहमान गुल साहब हैं, वो कह रहे हैं जी आप कोच हैं तो आप कि वो देखना चाहते हैं कि जी कैसे इम्प्रेस किया जाए। अगर वो ट्रायल के लिए जाएं और आप खड़े हों एज अ कोच, आपने बच्चे सेलेक्ट करने हैं और वो ट्रायल देने आएँ, तो व्हाट शुड ही बी डूइंग कि आपको कहें कि हाँ यार कैसे इम्प्रेस ये करे आपको? देखिए, जैसे मुख्तलिफ ट्रायल्स हैं, अंडर 13 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है। अब जैसे चले अंडर 19 के ट्रायल इस वक्त होने वाले हैं जी हाँ, तो उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक तो आपको ना, जो कि मैं देखता हूँ अक्सर कि अक्सर बैट्समैन क्या करते हैं कि वो जाकर जब ट्रायल दे रहे होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं आउट ना हो जाऊँ सिलेक्टर के सामने। ऐसा खौफ दिन में नहीं लाना है। ठीक है, बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, वो जाके क्या कहते हैं, रोकते हैं। तो अक्सर ऐसा हुआ कि मैंने फिर प्लेयर को शाउट किया है कि बेटा कोई शॉट खेल के दिखाओ। ठीक है, तो सिलेक्टर जो है ना, अगर आपने 2 3 4 अच्छी शॉटें खेली हैं तो वो एकदम से जो है ना, वो उसकी आंख में आती है, वो ये तो अच्छी कट मार सकता है, ये अच्छा ड्राइव मार सकता है, ये अच्छा जो है ना पुल शॉट मार सकता है। तो इसलिए तो उससे एक्चुअली होता है, अगर आप जाके सिर्फ रोक रहे हैं ब्लॉक तो वो शायद सिलेक्टर की नज़र में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने 2 3 4 अच्छे शॉट खेल दिए हैं तो वो एक आई कैचर होता है, वो फिर सिलेक्टर को इम्प्रेस करता है। बिल्कुल ठीक है जी। और आपको पता चल गया जी कैसे आपने इम्प्रेस करना है सिलेक्टर्स को और कोचेस को ट्रायल्स में। अपना रखें आप ख्याल। और जाने से पहले सवाल था, हाँ सवाल भी तो था आज तो हमारे पास सवाल भी है। आज एक सवाल है सिर्फ जो है वो काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा था, मैसेज भी आए हुए थे कि सर आपने सवाल पूछना छोड़ दिया। तो सवाल आज का ये है कि अगर एक बैट्समैन शॉट खेलता है और उसका बैट टूट जाता है और वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो विकेटों को जाके लग जाता है तो क्या होगा? मतलब रिजल्ट क्या होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है जी, ठीक है। सवाल आपने सुन लिया, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। अंटिल देन टेक केयर, रब रखा।